हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रंगभूमि उपन्यास का अध्याय 26 करने वाले हैं। रंगभूमि उपन्यास के शुरू से जितना भी अध्याय है सारे हमारे चैनल पर अपलोड है और आज इस एपिसोड में हम लोग अध्याय 26 से शुरू करेंगे। तो चलिए बिना लेट के हम लोग शुरू करते हैं। अरावली की हरी भरी झूमती हुई पहाड़ियों के दामन में जसवंत नगर यूं शयन कर रहा है जैसे बालक माता के गोद में। माता के स्तन से दूधों की धारे प्रेमोधार का विकल्प उबड़ती मीठे स्वरों में गाती निकलती है और बालक के नन्हे से मुख में न समाकर नीचे बह जाती है। भात की स्वर्ण किरणों में नहाकर माता की सने सुंदर गात निकल गया है और बालक भी अंचल से मुंह निकालकर माता के सने पर वलित मुख की ओर देखता है, झुकता है और मुस्कुराता है, पर माता बार बार उसे अंचल में ढक लेती है कि कहीं उसे नजर न लग जाए। सहसा तोप के छूटने की कर्ण कटु ध्वनि सुनाई दी। माता के हृदय कांप उठा। बालक गोद में चिमट गया। फिर वही भयानक ध्वनि, माँ दहल उठी। बालक चिमट गया। फिर तो लगातार तोपें छूटने लगी। माता के मुख पर आकांक्षा का बादल छा गए। आज रियासत में नए पॉलिटिकल एजेंट यहाँ आ रहे हैं, उन्हीं से अभिवादन में सलामी उतारी जा रही है। मिस्टर कलक और सोफिया को यहाँ आए 1 महीना गुजर गया। जागीरदारों की मुलाकातों, दावतों, नजरानों से इतना अवकाश ही ना मिला कि आपस में कुछ बातचीत हो। सोफिया बार बार विनय सिंह को जिक्र करना चाहती, पर ना तो उसे मौका ही मिलता और ना ही यह सोचता कि कैसे वह जिक्र छोड़े। आखिर जब पूरा महीना खत्म हो गया तो एक दिन उसने कलर्क से कहा, इन दावतों का तांता तो लगा ही रहेगा। अब बरसात बीती जा रही है, अब यहाँ जी नहीं लगता। जरा पहाड़ी प्रांतों में सैर करना चाहिए, पहाड़ियों में खूब बहार होगी। कलर्क भी सहमत हो गए। 1 सप्ताह में दोनों रियासतों की सैर कर रहे थे। रियासत के दीवान सरदार नीलकंठ राव भी साथ हैं। जहां ये लोग पहुंचते हैं बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत होता है। सलामियां उतारी जाती है, मान पात्र मिलते हैं, मुख्य स्थानों का सैर कराई जाती है। पाठशालाओं, चिकित्सालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है। सोफिया को जेल खानों का निरीक्षण का बहुत शौक है। वह बड़े ध्यान से कैदियों को, उसके भोजनालयों को, जेल के नियमों को देखती है और कैदखानों में सुधार के लिए कर्मचारियों से विशेष आग्रह करती है। आज तक कभी इन अभागों की ओर किसी एजेंट का ध्यान नहीं गया था। उनकी दशा शोचनीय थी। मनुष्यों से ऐसा व्यवहार किया जाता था जिसकी कल्पना से रोमांच हो जाता है। पर सोफिया का अविलर प्रयत्न की उसकी दशा सुधारने लगी है। आज जसवंत नगर के मेजबानों को सेवा सत्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सारा कस्बा अर्थात वहाँ के राज कर्मचारियों, पगड़ियों बांधो इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। किसी के होश हवास ठिकाने नहीं है, जैसे नींद में किसी ने भेड़ियों का स्वप्न देखा हो। बाजार कर्मचारियों को सुसज्जित कराए हैं। जेल के कैदियों और शहर के चौकीदारों ने कुलियों और जमींदारों का काम किया है। बस्ती का कोई प्राणी बिना अपना परिचय दिए हुए सड़कों पर नहीं आने पाता। नगर में के किसी मनुष्य ने इस स्वागत का भाग नहीं लिया है और रियासत ने उसकी उदासीनता का यह उद्धार दिया है। सड़कों के दोनों तरफ सशस्त्र सिपाहियों के सके खड़े कर दी गई है कि प्रजा की अशांति का कोई जीत भी ना नजर आने पाए। सभाएं करने की मनाशाही कर दी गई है। संध्या हो चली थी। जुलूस निकला। पैदल और सवार आगे आगे थे। फौजी बाजे बजा रहे थे। सड़कों पर रोशनी हो रही थी, पर मकानों का छत पर अंधकार छाया हुआ था। फूलों की वर्षा हो रही थी और छतों से नहीं, सिपाहियों के हाथों से। सोफी सब कुछ समझती थी और कलर्क की आंखों में पर्दा सा पड़ा हुआ था। असीम ऐश्वर्य ने उसकी बुद्धि का भ्रांत कर दिया था। कर्मचारी सब कुछ सह सकते हैं, पर भक्ति में उसका वश नहीं होता। नगर में कहीं आंदोलन उत्साह का चित नहीं है। सपाया सा छाया हुआ है। न पक पक की जय ध्वनि है, न कोई रमणी आरती उतारने आती है, न कहीं गाना बजाना है। मानो किसी पुत्र शोक में माता के सामने विहार हो रहा हो। कस्बे में एकत्र करके सोफी कलर्क, सरदार नीलकंठ और 2 एक उच्च कर्मचारी और राजभवन में आकर बैठे।
और लोग विदा हो गए। मेज पर चाय लाई गई। मिस्टर कलक ने बोतल से शराब उथेली तो सरदार साहब उनकी इस दुर्दशा की घृणा थी सिरककर सोफिया के पास आ बैठे और बोले, जसवंत नगर आपको कैसा पसंद आया? सोफिया, बहुत ही रमणीक स्थान है। पहाड़ियों का दृश्य अत्यंत मनोहर है। शायद कश्मीर के सिवा ऐसी प्राकृतिक शोभा और कहीं नहीं देखी होगी। नगर की सफाई का चिंता प्रसन्न हो गया। आज तो मेरा जी चाहता है यहाँ कुछ दिन रुकूं। नीलकंठ डरे। 1-2 दिन तो पुलिस और सेना का बल से नगर को शांत रखा जा सकता है, पर महीने 2 महीने किसी तरह नहीं, असंभव है। कहीं से ये लोग यहाँ जम गए तो नगर का यथार्थ स्थिति और से ही प्रकट हो जाएगी। न जाने उसका क्या परिणाम हो। बोले, यहाँ का ब्रह्म छटा के धोखे से न आइए। जलवायु बहुत खराब है। आगे आपको इससे नहीं सुंदर स्थान मिलेगी। सोफिया, कुछ भी हो, मैं यहाँ 2 हफ्ते अवश्य ठहरूंगी। क्यों विलियम, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जल्दी तो नहीं? कलर, तुम यहाँ रहो तो मैं दफन होने के लिए तैयार हूँ। सोफिया, लीजिए सरदार साहब, विलियम को भी कोई आपत्ति नहीं है। सोफिया को सरदार साहब का दिख करने में बड़ा मजा आता था। नीलकंठ, फिर भी आपसे यही अर्ज करूँगा कि जसवंत नगर बहुत अच्छी जगह नहीं है। जलवायु की विषमता से अतिरिक्त यहाँ की प्रजा में अशांति के बीच अंकुरित हो गए हैं। सोफिया, तब तो हमारे यहाँ रहना और भी आवश्यक है। मैंने किसी रियासत में यह शिकायत नहीं सुनी। गवर्नमेंट ने रियासतों की अतिरिक्त स्वाधीनता प्रदान की है, लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि रियासतों में अराजकता के कीटाणुओं को सोए जाने दिया जाए। इसका उत्तरदायित्व अधिकारियों पर है और गवर्नमेंट का अधिकार से यह इस असावधानी का संतोषजनक उत्तर माने। सरदार साहब हाथ पैर फूल गए। सोफिया ने उन्होंने यह बात निस्संक होकर कही थी। उसकी विलयनशीलता उन्होंने समझ लिया था कि मेरी नज़र फेट में आपका काम कर दिखाया। कुछ बेतुल्लक से हो गए थे। यह फटकार पड़ी तो आंखें चुंधिया गई। कतार स्वर्ग से बोले, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यथापि रियासत पर इन स्थिति का उत्तरदायित्व है, पर हमने यथासंभव इसे रोकने की चेष्टा की है और अब भी कर रहे हैं। इस बीच उस दशा में आया जिधर से उसने आने की संभावना न थी। यूं ही कहिए कि 20 बंधु सुनहरे पात्रों में लाए गए। बनारस के राइस कुमार भरत सिंह के स्वयं सेवकों ने कुछ ऐसे ही कौशल का काम लिया है। हमें खबर तक नहीं हुई। डाकुओं ने धान की रक्षा की जा सकती है, साधुओं से नहीं। सेवकों की सेवा के आड़ में या प्रजा पर ऐसे मंत्र फूके कि उन मंत्रों को उतरने में रियासतों ने बड़ी बड़ी कठिनाई को सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर कुंवर सिंह का पुत्र अत्यंत कुटिल प्रकृति के युवक है। उसने इस प्रांत में विद्रोहात्मक विचारों का यहाँ तक प्रचार किया कि इसे विद्रोहियों का अखाड़ा बना दिया। उसकी बातों में कुछ ऐसा ही जादू होता था कि प्रजा प्यासों की भांति उसकी ओर दौड़ती थी। उसके साधु भेष, उसका सरल स्पर्श जीवन, उसका मधुर सहृदयता और उससे अधिक उसकी देवोपन स्वरूप ने छोटे बड़े सभी पर वशीकरण सा कर दिया था। रियासत को बड़ी चिंता हुई। हम लोगों की नींद हराम हो गई। प्रतिक्षण विद्रोह के आग भड़क उठने की आशंका होती थी। यहाँ तक कि हमें सदर के सैनिक सहायता भेजनी पड़ी। विनय सिंह तो किसी तरह गिरफ्तार हो गए, पर उन्हें अन्य सहयोगी अभी तक इलाके में छिपे हुए प्रजा को उत्तेजित कर रहे हैं। कई बार यहाँ सरकारी खजाना लूट चुका है। कई बार विनय को जेल से निकाल ले जाने का दुष्प्रयत्न किया जा चुका है और कर्मचारियों को नित प्राणों की संख्या बनी रहती है। मुझे विवश होकर आपसे यह वृत्तांत कहना पड़ा। मैं आपको यहाँ ठहरने की कदापि राय न दूंगा। अब आप स्वयं समझ सकती है कि हम लोगों ने जो कुछ किया उसके सिवा और क्या कर सकते थे। सोफिया ने बड़ी चिंता भाव से कहा, दशा उससे कहीं भयानक है जितना मैं समझती थी। इस अवस्था में विलियम से यहाँ से जानकर कर्तव्य का विद्रोह होगा। वह यहाँ गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होकर आए हैं, केवल सैर सपाटे करने के लिए नहीं। क्यों विलियम, तुम्हें यहाँ रहने के लिए कोई आपत्ति तो नहीं है? यहाँ की रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी। क्लर्क ने एक चुस्की लेकर कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो मैं नरक में भी स्वर्ग का सुख ले सकता हूँ। रहा रिपोर्ट लिखना, वह तुम्हारा काम है।
नीलकंठ, मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि रियासत को संभालने के लिए कुछ और समय दीजिए। अभी रिपोर्ट करना हमारे लिए घातक होगा। इधर तो यह अभिनय हो ही रहा था कि सोफिया प्रभुत्व के सिंहासन पर विराजमान थी। ऐश्वर्य कमर हिलाता था, अष्टसिद्ध हाथों के बांधों खड़ी थी। उधर विनय अपनी अंधोरी कालकोठरी में मल्ल और छुरछा हुआ बैठा नारी जाति की निष्ठुरता और असह्यता पर रो रहा था। अन्य कैदी अपने अपने कमरे साफ कर रहे थे। उन्हें कल एक नए कंबल और नए कुर्ते दिए गए थे, जो रियासत का एक घटना थी। जेल कर्मचारी कैदियों को पढ़ा रहे थे। मेम साहब पूछे तो उसे शिकायत है, तो हम सब एक स्वर्ग का कहना, हुजूर के प्रताप से हम बहुत सुखी हैं और हुजूर का जान मार का ख्याल मनाते हैं। पूछे क्या चाहते हो तो कहना हुजूर के दिनों दिन उन्नति हो, इसके सिवा हम कुछ नहीं चाहते। खबरदार जो किसी ने सिर से ऊपर उठाए तो कोई बात मुंह से निकाली खाल घेर ली जाएगी। कैदी फूले न समाते थे। आज मेम साहब के आदम की खुशी में मिठाई मिलेगी, एक दिन छुट्टी होगी। भगवान उन्हें सदा सुखी रखे और हम भागों के इतनी दया करती है। नया ग्राम मोहल्ले वालों से विदा होकर उदयपुर रवाना हुए। रेल के मुसाफिरों को बहुत जल्द उसे श्रद्धा हो गई। किसी को तंबाकू मलकर खिलाते, किसी को बच्चे को गोद में लेकर प्यार करते। जिस मुसाफिर को देखते जगह नहीं मिल रही थी, इधर उधर भटक रहा है, जिस कमरे में जाता है धक्के खाता है, उसे बुलाकर अपने बगल में बिठा लेते। फिर जरा देर में सवालों का तांता बंधा देते। कहाँ मकान है, कहाँ जाते हो, कितने लड़के हैं, क्या कारोबार होता है। इन प्रश्न का अंत इस अनुरोध पर होता है कि मेरा नाम नयकराम पांडा है, जब कभी काशी आओ तो मेरा नाम पूछ लो, बच्चा बच्चा जानता है। 2-4 दिन महीने जब तक इच्छा हो आराम से काशी वास करो। घर द्वार नौकर चाकर सब हाजिर है। घर का सा आराम पाओगे। वहाँ से चलते समय जो चाहो दे दो, ना दो घर आकर भेज दो, इसकी कोई चिंता नहीं। यह कभी मत सोचो अभी रुपए नहीं है, फिर चलेंगे। शुभ काम के लिए मुहूर्त नहीं देखे जाता। रेल का किराया लेकर चल खड़े हो। काशी तो मैं हूँ, किसी बात की तकलीफ ना होगी। कभी पड़ जाए तो जान लड़ा दे। तीर्थ यात्रा के लिए टाल मटोल मत करो, कोई नहीं जानता कब बड़ी यात्रा करनी पड़ जाए। संसार के झगड़े तो सदा लगे ही रहेंगे। दिल्ली पहुंचे तो कई मुसाफिर गाड़ी में आए। आर्य समाज में किसी उत्सव में जा रहे थे। नयकराम ने उससे वही चिढ़ा शुरू की जहाँ यहाँ की एक महाशय गर्भ में होकर बोली, तुम हमारे बाप दादे के नाम पूछकर क्या करोगे। हम तुम्हारे फंदे में फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ गंगा जी का कायर नहीं और ना ही काशी के स्वर्गपुरी समझते हैं। नयकराम भी जरा हताश नहीं हुए। मुस्कुराकर बोले, बाबूजी आप आर्या हो कर ऐसे बात करते हो। आर्या लोगों ही तो हिंदू धर्म की लाज रखी, नहीं तो अब तक सारा देश मुसलमान कब्रिस्तान हो गया होता। हिंदू धर्म का उद्धार होकर आप काशी को भला कैसे ना मानोगे। उसी नगरी में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई। वही बुद्ध भगवान ने अपना धर्म चक्र चलाया था। वही शंकर भगवान ने मंडल मसीर से स्वार्थ किया था। वहीं जैनी आते हैं, बौद्ध आते हैं, वैष्णव आते हैं। वह हिंदू की नगरी नहीं, सारे संसार की नगरी वही है। दूर दूर से लोग भी जब तक काशी के दर्शन ना कर ले उनकी यात्रा सफल नहीं होती। गंगा जी की मुहूर्त देती है, पाप करती है, यह सब तो गंवारों को बहलाने की बातें हैं। उनसे कहो कि चलकर उस पवित्र नगरी को देख आओ, जहाँ कदम कदम में आर्य जाति के निसार मिलते हैं, जिनका नाम लेते ही सड़कों महात्माओं ऋषियों मुनियों की याद आ जाती है। तो उनकी समझ में यह बात ना आएगी। फिर जनारथ से बात कही है। काशी की महात्मा इसीलिए है कि आर्य जाति की जीती जागती पुरातन पूरी है। इस महाशयों ने फिर काशी की निंदा करने की साहस हुआ तो वे मन में लज्जित हुए और नयकराम के धार्मिक ज्ञान में कायर हो गए। हालांकि नयकराम ने भी थोड़े से वाक्य ऐसे अवसरों के लिए किसी व्याख्याता के भाषण को चुनकर रट लिए थे। रेल के स्टेशन पर वह जरूर उतरते और रेल के कर्मचारियों का परिचय प्राप्त करते। कोई उन्हें पान खिला देता, कोई जलपान करा देता। सारी यात्रा समाप्त हो गई तो वह लेटे तक नहीं, जरा भी आंख नहीं झपकी। जहाँ दो मुसाफिरों को लड़ते झड़ते देखते
तुरंत तीसरे बन जाते और उसमें मेल करा देते। तीसरे दिन वह उदयपुर पहुंच गए और रियासत के अधिकारियों को मिलते जुलते घुमाते घूमते जसवंत नगर से दाखिल हुए। देखा मिस्टर कलक का डेरा पड़ा हुआ था। बाहर में आने जाने वाले की बड़ी जांच पड़ताल होती है। नगर का द्वार बंद सा है, लेकिन पांडे को कौन रोकता। कस्बे में पहुंचकर सोचने लगे, विनय सिंह को क्यों कर मुलाकात हो। रात को तो धर्मशाला में ठहरे, सवेरे होते ही जेल के दरोगा के मकान में जा पहुंचे। दरोगा जी सौंपी से विदा करके आए थे और नौकर को बिगाड़ रहे थे। तो के हुक्का क्यों नहीं भरा। इतने में बरामदे में पंडा जी के हाथ पाकर बाहर निकल आए। उन्हें देखते ही नेकराम ने गंगाजल की शीशी निकाली और उसके सिर पर जल छिड़क दिया। दरोगा जी अनयमस होकर कहा, कहाँ से आते हो। नेकराम, महाराज स्थान तो प्रयागराज है, पर आ रहा हूँ बड़ी दूर से। इच्छा हुई इधर से जजमानों को आशीर्वाद देता चलो। दरोगा जी का लड़का, जिसकी उम्र 14-15 वर्ष की थी, निकल आया। नेकराम ने उस नख की शीश तक बड़े ध्यान से देखा, मानो किसी दर्शनों की हार्दिक आनंद प्राप्त हो रहा है। तब दरोगा जी से बोले, यह आपके चिरंजीव पुत्र हैं ना। पिता पुत्र की सूरत कैसे मिलती है, दूर से ही पहचान जाएं। छोटे ठाकुर साहब क्या पढ़ते हो। लड़के ने कहा, अंग्रेजी पढ़ता हूँ। नेकराम, यह तो मैं पहले ही समझ गया था। आजकल तो इसी विद्या का दौरा है। राजविद्या ठहरी, किस दफे में पढ़ते हो भैया। दरोगा, अभी तो हाल में ही अंग्रेजी शुरू की है, उस पर भी लड़के पढ़ने में मन नहीं लगता, अभी थोड़ी ही पढ़ी है। लड़के ने समझा मेरा अपमान हो रहा है, बोला तुमसे तो ज़्यादा ही पढ़ रहा हूँ। नेकराम, इसकी कोई चिंता नहीं, सब आ जाएगा। अभी कुछ अवस्था ही क्या है, भगवान की इच्छा होगी तो कुल का भी नाम रोशन कर देंगे। आपके घर पर कुछ जगह जमीन भी है। दरोगा जी ने अब समझा, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण न थी। कर कुर्सी पर बैठ गए और बोले, हाँ, चित्तौड़ के इलाके में कई गांव हैं, पुरानी जागीर है। मेरे पिता महाराणा के दरबारी थे। हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप में मेरे पूर्वजों को यह जागीर दी थी। अभी मुझे दरबार में कुर्सी मिलती है और पान इलायची का सत्कार होता है। कोई कार्य प्रयोजन होता है तो महाराजा के यहाँ के आदमी आता है। बड़ा लड़का मरा था तो महाराजा ने शोक पत्र भेजा था। नेकराम, जागीरदार का क्या कहना, जो जागीरदार वही राजा, नाम का फर्क है। असली राजा तो जागीरदार ही होते हैं, नाम राज तो नाम के हैं। दरोगा, बराबर, राजकुल का आना जाना लगा रहता है। नेकराम, अभी इनकी कहीं बातचीत तो नहीं हो रही है। दरोगा, अजी, लोग तो जान खा रहे हैं, रोज एक न एक जगह से संदेश आता रहता है, पर मैं सबों को टका से जवाब देता रहता हूँ। जब तक लड़का पढ़ लिख ना ले तब तक मैं उसका विवाह ना कर देंगे, नादानी है। नेकराम, यह आपने पक्की बात कही, जथारत में ऐसी ही होनी चाहिए। बड़े आदमियों की बुद्धि भी तो बड़ी होती है, पर लोक रीति पर चलना ही पड़ता है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, कई जगह जाना है। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ किसी को जवाब ना दीजिएगा। ऐसी कन्या आपको ना मिलेगी और ना ऐसा उत्तम कुल ही पाइएगा। दरोगा, वाह वाह, इतनी जल्दी चले जाइएगा, कम से कम भोजन तो कर लीजिए, कुछ हमें भी तो मालूम हो जाए आप किस संदेश लाए हों और वह कौन है, कहाँ रहते हैं। नेकराम, सब मालूम हो जाएगा, पर अभी बादशाह का हुक्म नहीं है। दरोगा ने लड़के को कहा, तिलक अंदर जाओ, पंडित जी के लिए पान बनवा लाओ, कुछ नाश्ता भी लेते आना। यह कहकर तिलक ने पीछे पीछे खुद अंदर चले गए और गिरहनी से बोले, कहीं से तिलक का विवाह का संदेशा आया है, पान तिरस्करी से भेजना। नाश्ते के लिए कुछ नहीं है, वह तो मुझे भी पहले से मालूम था। घर में कितनी ही चीज़ लाएं, दोबारा देखने को नहीं मिलती। न जाने कहाँ से मर फुरे जमा हो जाते हैं। अभी कल के लिए एक कैदी के घर से मिठाइयाँ का पूरा थाल लाया था, क्या हो गया। स्त्री, इन्हीं लड़के से पूछो क्या हो गया, मैं तो हाथ से छूने की भी कसम खाती हूँ। यह कोई संतोष में बंद करके रखने की चीज़ है तो नहीं, जिसका जब जी में चाहता निकाल कर खाता है। कल से किसी ने रोटियां की ओर ताका ही नहीं। दरोगा, तो आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि हर जो चीज़ घर में आए उसे यत्न से रखो, हिसाब से खर्च करो। वह लौंडा कहाँ है।
स्त्री, तुम्ही ने उसे अभी डांटा था, बस चला गया। कह गया कि घड़ी घड़ी की डांट फटकार बर्दाश्त नहीं हो सकता। दरोगा, यह और मुसीबत हुई। ये छोटे आदमी दिन दिन सिर चढ़ते आते हैं, यहाँ कोई तक इनकी खुशामद करे। अब कौन बाजार से मिठाइयाँ लाए? आज तो किसी सिपाही को भी नहीं भेज सकता, न जाने सिर पर कब यह बला टलेगी। तुम ही चले जाओ न तिलक। तिलक, शरबत क्यों नहीं पिला देते? स्त्री, शक्कर भी तो नहीं है, चले क्यों नहीं जाते? तिलक, हाँ चले क्यों नहीं जाते? लोग देखेंगे हसरत मिठाई लिए जाते हैं। दरोगा, तो इसमें क्या गलती है? इसी के घर में चोरी तो नहीं कर रहे हो? बुरे काम से लजाना चाहिए, अपना काम करने में क्या लाज? तिलक, यूँ तो लाख सिर पट करने के बाद भी बाजार न जाते, पर इस वक्त अपनी विवाह की खुशी थी, चले गए। दरोगा जी ने तस्करी के पान रखे और नयकराम के पास आए। नयकराम, सरकार, आपके घर में पान नहीं खाऊंगा। दरोगा जी, अजी अभी क्या हरज है? अभी तो कोई बात भी नहीं हुई। नयकराम, मेरा मन बैठ गया तो सब ठीक समझिए। दरोगा, यह तो आपकी भूरी पख लगाई, यह बात नहीं हो सकती। आप हमारे द्वार पर आएं और हम बिना यह श्रेष्ठ आदर सत्कार किए आपको जाने दें? मैं तो मान भी ना जाऊंगा कि तिलक की माँ किस तरह राजी ना होगी। नयकराम, इसी से तो मैं संदेशा लेकर आने से इनकार कर रहा था। जिस भले आदमी के द्वार पर जाइए वह भोजन और दक्षिणा के बगैर गला नहीं छोड़ता। इसी से तो आजकल कुछ लबागडरियों का बर खोजने में व्यवसाय बना लिया है। इससे यह काम करते हुए भी और भी संकोच होता है। दरोगा, ऐसे धूत यहाँ नृत्य ही आया करते हैं, पर मैं तो पानी भी नहीं पूछता। जैसे मुंह होता है वैसे बीड़ा मिलता है। यहाँ तो आदमी को एक नज़र देखा और उसको नस नस पहचान गया। आप यूँ न जाने पाएंगे। नयकराम, मैं जानता था कि आप इस तरह पीछा छोड़ पड़ जाएंगे तो लबाड़ियों ही किसी बातचीत करता, गला तो छोड़ जाता। दरोगा, ऐसा यहाँ ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ, उड़ती चिड़िया पहचानता हूँ। नयकराम डट गए। दोपहर होते होते बच्चे उनकी मैत्री हो गए। दरोगाई ने भी पागलपन कहला भेजा। उधर से भी आशीर्वाद दिया गया। दरोगा तो 10 बजे दफ्तर चले गए। नयकराम के लिए पूरियाँ, कचौरियाँ, चटनी, हलवा बड़ी विधि से बनाया गया। पंडित जी ने भीतर जाकर भोजन किया। रायता, दही, स्वामिनी का स्वयं पंखा झला। फिर तो उन्होंने और रंग जमाया। लड़के लड़कियों के हाथ देखे। दरोगाइन ने भी लजाते हुए हाथ दिखाया। पंडित जी ने अपने भाग्य रेखा ज्ञान की अच्छी परिचय दिया और भी थाक जम गई। शाम के दरोगा जी दफ्तर से लौटे तो पंडित जी शांत से मसनद लगाए बैठे हुए थे कि पड़ोस के कई आदमी उन्हें घेरे खड़े थे। दरोगा ने कुर्सी पर लेटकर कहा, यह पद तो इतना ऊंचा नहीं कि और ना ही वेतन में कुछ ऐसा अधिक मिलता है, पर काम इतना जिम्मेवारी का है, केवल विश्वास पत्रों की ही नहीं मिलता। बड़े बड़े आदमी किसी न किसी अपराध के लिए दंड पाकर आते हैं। अगर चाहूँ तो उसके घर वालों में एक एक मुलाकात के लिए हजारों रुपए ऐंठ लूँ, लेकिन अपना यह ढंग नहीं जो सरकार से मिलता है, उसी को सबको समझता हूँ। किसी भीरू पुरुष को तो यहाँ घड़ी भर निवरा ना हो, एक से एक खूनी डकैत बदमाश आते रहते हैं, जिनके हजारों साथी होते हैं। चाहे तो दिन दहाड़े जेल में लुटवा ले, पर ऐसे ढंग से उन्हें रौब जमाता हूँ कि बदनामी भी ना हो और पुरुष भी और नुकसान भी ना उठाना पड़े। अब आज ही कल देखिए, काशी के कोई करोड़पति राजा है, महाराजा भरत सिंह। उनका पुत्र राजविद्रोह का अभियोग में फंस गया है। हुकुम तक उनका इतना आदर करते हैं। बड़े साहब की मेम साहब दिन में 2 बार उनका हालचाल पूछने आती है और सरकार नीलकंठ बराबर पत्रों द्वारा उनका कुशल समाचार पूछते रहते हैं। चाहूँ तो महाराजा भरत सिंह ने एक मुलाकात के लिए लाखों रुपए उड़ा लूँ, पर यह आपका धर्म नहीं। नयकराम, अच्छा, क्या राजा भरत सिंह के पुत्र यहीं कैद हैं? दरोगा, और यहाँ सरकार को किस पर इतना विश्वास है? नयकराम, आप जैसे महात्माओं का दर्शन
दुर्फल है, किंतु बुरा न मानिए तो कहूँ बाल बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। आदमी घर के से 4 पैसे कमाने के लिए ही निकलता है। दरोगा, अरे तो क्या कोई कसम खाई है पर किसी का गला नहीं दबाता। चलिए आपको जेल खाने का सैर कराऊं। बड़ी साफ सुथरी जगह है मेरे यहाँ, तो जो कोई मेहमान आता है उसे वहीं ठहरा देता हूँ। जेल का दरोगा की दोस्ती से जेल की हवा खाने का सिवा और क्या मिलेगा। यह कहकर दरोगा मुस्कुराए। यह नेकराम के किसी बहाने को यह टालना चाहते थे। नौकर भाग गया था। कैदियों और चपरासियों से काम लेने का यह मौका न था। सोचा अपने हाथ चिलम भरनी पड़ेगी, बिछावन बिछाना पड़ेगा, मर्यादा से बांधा उपस्थित होगी, घर का पर्दा खुल जाएगा, उन्हें वहां ठहरा दूंगा, खाना भिजवा दूंगा, पर्दा ढका रह जाएगा। नेकराम, चलिए, कौन जाने कभी आपकी सेवा में आना ही पड़े। पहले तो ठौर ठिकान देख लूँ। महाराजा साहब के लड़के ने कौन को कसूर किया था। दरोगा, कसूर कुछ नहीं था, बस हकीमों की जिद है। यहाँ देहातों में घूम घूम कर लोगों को उपदेश करता था। बस हकीमों को उस पर संदेह हो गया कि वह राज विद्रोह फैला रहा है। यहाँ आकर कैद कर दिया, मगर अब तो अभी उसे देखिए कि ऐसे ही गंभीर शांत विचारशील आदमी आज तक नहीं देखा। हाँ, किसी से दबा नहीं, खुशामद करनी चाहो तो कोई पानी भरा ले, पर चाहे तो रोब से उसे दबा ले, पर जो भी ना दबेगा। नेकराम दिल में खुश था कि बड़ी अच्छी रायत के चला था। भगवान आपके द्वार सब खोल देते हैं। देखूं अब विनय सिंह की क्या बात होती है। यूं तो वह ना जाएगा, पर रानी जी की बीमारी का बहाना करना पड़ेगा। वह राजी हो जाए, यहाँ से निकल ले जाने पर मेरा काम है। भगवान की इतनी दया हो जाती कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाती, घर बस जाता, जिंदगी सफल हो जाती। इसी के साथ हमारा 27 अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग 28 अध्याय अगले एपिसोड में देखेंगे। और यदि आप लोगों को यह उपन्यास अच्छी लगी होगी, यह वाला भाग, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह उपन्यास आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं लगी ये एपिसोड। तो मिलते हैं अगली उपन्यास का अगले भाग लेकर। अध्याय 28 लेते हैं आप लोगों से विदा। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और यदि कुछ लग रहा होगा मिस्टेक वगैरह तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को उस चीज़ में सुधार करके ज़रूर दोबारा से दूं। और यदि लग रहा होगा किसी के साथ शेयर करना तो बेहिचक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने के बाद ही किसी का मदद हो सकता है। आप यदि एक दूसरे को शेयर करते हैं तो किसी औरों का मदद हो सकता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए भी अब ये एपिसोड का अंत करते हैं।